मौजूदा हुकूमत है करप्ट नासिर को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने जैसे तरमीम करके नैब को बाकायदा बेख्तियार कर रही है। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र होता रहा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा क्लासिकल किस्म का केस है। आपने इसका जो है हुलिया बिगाड़ कर इसको तकरीबन 19वीं सदी का लॉ बना दिया है। आजकल घरों से क्यों अरबों और करोड़ों रुपए निकलते हैं? इसलिए कोई भी कैश में पैसे तो नहीं लेता। अमरीका ऐसी हुकूमत लाना चाहता था जो IMF की हाँ में हाँ मिलाए। हुकूमत का वजीर खजाना कहता है कि रूस हमारे पास खुद पेट्रोल की पेशकश करने आए, यानी ज़रूरत हमें है। और मिफ्ता इस्माइल कहता है कि रूस हमारे पास आए। इन लोगों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ये कौम के लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ये सिर्फ अपने अरबों डॉलर बचाने पर स्टैंड लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान आइन और कानून का ख्याल करते हुए ही मार्च करेंगे। इमरान खान ने नून लीग के लिए पंजाब में खतरे की घंटी बजा दी। नून लीग पीपल्स पार्टी के तरले मिन्नतों पर आ गई। तहरीक इंसाफ की शहबाज स्पीड से क्या मुराद है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि अफलातून अपने शागिर्दों को एक दौरे पर लेकर गया, आराम करने और खाना खाने के लिए। वो सब एक जगह पर बैठ गए। एक मच्छर अफलातून को खाना खाते हुए तंग कर रहा था और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मुसलसल खाने पे बैठ जाता था। अफलातून ने अपना कुछ खाना मच्छर के सामने रख दिया। मच्छर ने उसमें भी मुंह मारना शुरू कर दिया। अफलातून ने अपने शागिर्दों को मच्छर पर नज़र रखने का कहा। अफलातून के कहने पर एक शागिर्द जिसके हाथ पर थोड़ा ज़ख्म था, उस शागिर्द ने अपनी हथेली मच्छर के करीब की, जिसके बाद मच्छर वहाँ से उठकर उसके ज़ख्म पर आ बैठा, खून चूसने लगा। अब अफलातून ने मच्छर के करीब ही एक बोसीदा सेब रख दिया। मच्छर ज़ख्म छोड़कर सेब के कटे हुए हिस्से पे बैठ गया और सेब को खाने लगा। अब इसी जगह एक दरख्त के तने में एक मकड़ी ने जाला बुन रखा था। मच्छर सेब से उठा, उड़ते हुए मकड़ी के जाले में फंस गया। जाले के हिलने पर मकड़ी आई और उसने ये जाल अपने शिकार यानी मच्छर पर मजबूत कर दिया। अफलातून ने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो, आपने मच्छर को देखा, ये लालची है, इसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ये मच्छर खून पर बैठा था तो आपने देखा कि जल्दी से दोबारा खाने पर बैठना चाहता था, क्योंकि ये कभी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी भूख और लालच कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह इंसान की बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो उसके लालच का नतीजा होती हैं। लालच का नतीजा वो लोग जो बुराई की आदत में मसरूफ़ होते हैं, बुराई का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन फिर अचानक मौत का जाल उन्हें पकड़ लेता है। जैसे मच्छर मौत के जाल में फंस गया, ठीक ऐसे ही हमारे सियासी रहबर जो लालच में इतने अंधे हो गए कि वो अपने अंजाम से बेखबर हैं। लेकिन इमरान खान अपनी काबिलियत, अपनी समझदारी, अपनी दानिशमंदी से अपने हरीफों की सियासी मौत का बायस बन रहे हैं। इमरान खान जल्द इलेक्शन का मुतालिबा इसलिए नहीं कर रहे कि वो इक़्तिदार में जल्द अज जल्द आना चाहते हैं, बल्कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम की जान जल्द अज जल्द छुड़वाना चाहते हैं, जिसने वाकई ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत इनको कहा जाता है, इन्होंने वाकई अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। वो कौम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं इमरान खान साहब, और यही वजह है कि इमरान खान साहब एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर नए इलेक्शन के लिए जो राह है, जो रास्ता है, उसको हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क अमरीकी गुलामी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाया जा सके। अमरीकी साजिश के आलाकार बनने वालों को इक़्तिदार से हटाकर इनके वो मकासद जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया जा सके। आज इमरान खान साहब ने PTI नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब किया। अपने वर्कर्स का, अगर मैं कहूँ कि अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से खूब खून जो है वो गरमाया तो गलत नहीं होगा। ज़रा सुनिएगा और देखिएगा खान साहब को। सुना आपने इमरान खान साहब को, उन्होंने अपने मुखालिफिन पर एक बार फिर से तनकीद की। कहा है कि जी हम पुरअमन मार्च करना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ख़वातीन पर इस तरह से शेलिंग की जाएगी। मैं चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूँ तैयारी जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। हम वकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। अब मैं चंद दिनों में मार्च की कॉल देने वाला हूँ। हम मुल्क का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे, जो हमारा हक भी है। अच्छा, इमरान खान ने बेकाबू होती जो महंगाई है उस पर हुकूमत के खूब, आप समझिए, हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और ये कहा कि हमने इस मईशत को बचाया, उस मईशत को बल्कि जो दिवालिया होने के करीब थी। लेकिन ये लोग मुल्क की मईशत को एक बार फिर से तबाह करने में लग चुके हैं। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की है। रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक सामने ला कर रख दी। अमरीका ऐसी हुकूमत लाना चाहता था जो IMF की हाँ में हाँ मिलाए। हुकूमत का वजीर खजाना कहता है कि रूस हमारे पास खुद पेट्रोल की पेशकश करने आए, यानी ज़रूरत हमें है। और मिफ्ता इस्माइल कहता है कि रूस हमारे पास आए।
इन लोगों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ये कौम के लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ये सिर्फ अपने अरबों डॉलर बचाने पर स्टैंड लेंगे। इन्होंने रूस से तेल लेने की बजाय अमेरिका की तरफ इसलिए झुकाव किया क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने पैसे बचाने थे। भारत भी इनसे खुश है क्योंकि उसे पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और वो इसीलिए अपनी दौलत बचाने के लिए फ़ौरन एजेंडे पर चलेंगे। भारत ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इस पर हम करारदाद पास करेंगे। अच्छा, इमरान खान ने उन सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने हक सच का साथ नहीं छोड़ा, और इस हवाले से इमरान खान साहब जो 4 सहाफ़ी हैं उनका जिक्र किया। अब इमरान खान साहब समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को करप्ट सिस्टम के तहत लाया गया, और इमरान खान साहब की यही बातें हुकूमत को तीर की तरह लगती हैं, हुकूमत का दिल छलनी कर देती हैं, और यही वजह है कि हुकूमत के इत्तेहादी ज़िद्दबाजी में मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और उल्टा इमरान खान पर गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने खुर्शीद शाह को। अब मेरी हुकूमती इत्तेहादियों से गुजारिश है कि आप किस मुँह से इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत क्या आपको भी पता है। हकीकत ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि वो सड़कों पर निकले और अवामी दबाव के ज़रिए हुकूमत को नए इलेक्शन के लिए मजबूर करें। यहाँ गौरतलब बात ज़रा देखिएगा, गौरतलब बात यह है कि अब हुकूमत के अंदर से भी इंतखाबात की आवाज़ें उठने लगी हैं। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इंतखाबात पे बातचीत की पेशकश कर दी है। और एक इंटरव्यू में राना साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब बैठ कर बात करें, इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, ये चीज़ें हल हो सकती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब की बात से ये मतलब निकलता है सीधा सीधा कि हुकूमत के लोग भी ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये जो मईशत है ना, इसकी बर्बादी हो रही है और इनसे कोई चीज़ नहीं संभल रही है, और इसीलिए ये अब अपनी फेस सेविंग के लिए जमहूरी बनने का आप कह लें कि बड़ा अच्छा एक नाटक कर रहे हैं, अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, ये समझ लें। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। अभी हाल ही में ज़रा देखिएगा, ये जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, मुलाकात में क्या तय पाया था कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 17 जुलाई को पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर मुश्तरका तौर पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी। अब ज़रा आप अंदाज़ा करें नाजरीन, वो नून लीग जो ये दावा करती थी कि पंजाब इसका सियासी कला है, अब इस कले की जो दीवारें हैं उन पर चूंकि इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली से ज़रबे लगाई हैं, इसलिए इन कलों की गिरती दीवारें देखकर हमज़ा शहबाज है वो उस जमात के पास चले गए जिसके मुतालिक हमज़ा के वालिद कहा करते थे। क्या कहा करते थे, मैं याद करवाती हूँ। कहते थे हमज़ा के वालिद उस जमात के बारे में कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना तो ऐसा है जैसे मौत के कुएं में छलांग लगाना है। याद आया। लेकिन इमरान खान साहब की मेहरबानी से अब नून लीग पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिला रही, बल्कि सीधा पाँव पकड़ने पे उतर आई। इसी को कहते हैं ना पाँव पकड़ना। अभी तो ये ज़िमनी इंतखाब है जिसमें नून लीग को इमरान खान की वजह से शिकस्त का खौफ खाया चला जा रहा है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला रही है। जब आम इंतखाबात होंगे, ज़रा सोचिए, तो फिर नून लीग और हुकूमती इत्तेहादियों का क्या हाल होगा। ये सवाल बड़ा अहम है और इस वजह से नून लीग कह लें कि गो मगो का शिकार है कि इलेक्शन जल्दी करवाएं या ना करवाएं, अब करवाएं ना करवाएं, ना करवाएं या करवाएं। लेकिन अपने इस हार के खौफ को छुपाने के लिए हुकूमत ये कहने के बहाने तराश रही है कि जी इमरान खान की ज़िद और जी गैर जमहूरी रवैयों की वजह से जल्द इंतखाबात नहीं करवा रही है। और हुकूमती इत्तेहादियों का कहना है कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते, हालांकि कौम जानती है कि साफ ही एक वाहिद जमात है जो असल मायनों में जमहूरियत को बहाल करेगी। अच्छा, फ़िलहाल ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ये फ़िलहाल ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे अवाम यकीनी तौर पर बेहाल ही होगी। शाज़िया मरी साहिबा कुछ फरमा रही, ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने शाज़िया मरी साहिबा को। अब सवाल ये है कि जी अगर हुकूमती इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के बकौल इमरान खान साहब अवाम में गैर मकबूल हो चुके हैं तो फिर इमरान खान साहब के हर जलसे, हर अवामी इज्तिमा में अवाम का समंदर कहाँ से निकल आता है। अगर इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं है तो फिर इमरान खान साहब तो हर रोज़ किसी न किसी अवामी इज्तिमा से बात कर रहे होते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि इमरान खान साहब अवामी मकबूलियत खो बैठे हैं तो फिर इमरान खान साहब जलसों और मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करने का रिस्क क्यों लेते हैं, कोई समझाएगा मुझे। हकीकत में दर हकीकत इमरान खान साहब ने अवाम को जगा दी है, जो अवाम सो रही थी उसको भी जगा दी है। कुछ पहले से जाग रहे होंगे, कुछ को मजीद जगा दी है, अवाम में शऊर बेदार कर दी है। और यही बात मुत्तहिदा हुकूमत के लिए कह लें कि जान का बबाल बन के इनको हज़म नहीं हो रही, इनको समझ नहीं आ रही, हज़म करें, निगलें उगलें, वो वाली सिचुएशन है कि निगल सकते हैं ना उगल सकते, समझ नहीं आ रही, करें क्या। अब मुत्तहिदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ये सब ने देख ली है।
इनके दावों में से हवा निकल चुकी है और अब ये इमरान हुकूमत की परफॉर्मेंस के कह लें कि पंप से जो अपनी सियासी गाड़ी है उसके टायरों में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश को अगर मैं कहूँ नाकाम कोशिश तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब बच्चा मुजम्मिल असलम साहब कामयाबी के साथ कह लें कि हुकूमत की जो सिफर कारकर्दगी है, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ 0 0 अंडा, उस कारकर्दगी का पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े एतमाद के साथ ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मुजम्मिल असलम को। अब दर हकीकत जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसने महंगाई को मुश्किल फ़ैसले का नाम दे दिया है। यानी इनके दौर में महंगाई होगी तो वो मुश्किल फ़ैसला होगा, दिल पर पत्थर रख के किया जाएगा। बड़े चालाक लोग हैं, ये बड़े तेज़ हैं, आवाम को पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। सारी अकल सिर्फ आप लोगों के पास है, अकले कुल आप लोग ही हैं कि जी आपके दौर में महंगाई होगी तो मुश्किल फ़ैसले होंगे, मुश्किल फ़ैसले दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ेंगे इन लोगों को, जो कि इनकी हुकूमत है। मजाक समझा हुआ इन्होंने आवाम को और मुल्क को। अफसोस के साथ कहूँगी मैं, जो मुजम्मिल असलम साहब हैं कहते हैं कि मईशत तनज़ुली की जानिब जा रही है। मई के महीने में सिर्फ 10% पाकिस्तान की जो बरामदातें गिर चुकी हैं 72 साल तारीख में। ये साल महंगाई का सबसे बड़ा साल है। 30% के करीब पाकिस्तान में महंगाई होगी और जो गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब नाज़रीन सिचुएशन आपके सामने है, बाकायदा लग रहा है, नज़र आ रहा है कि आइंदा बजट में ये लोग आवाम का गला दबाने की मुकम्मल कहते हैं ना तैयारी कर लेना, मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। और हुकूमत की जो माशी तबाही है उस पर फ़ारूक हबीब साहब भी शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखा रहे हैं। अच्छा आईना तो दिखा रहे हैं, आई विश के देख लें वो आईना जिनको दिखाया जा रहा है। सुनिएगा ज़रा क्लिप। आपने फ़ारूक हबीब को, अब जिस तरह से नून लीग ने अपनी जो पिछली दौर हुकूमत है ना उसमें जो मसनूई तौर पर मईशत को सहारा दिया था, ठीक वैसे ही नून लीग अपनी मसनूई इज़्ज़त को बचाने के लिए इमरान खान की कारकर्दगी का रोना रोती है। लेकिन जब से दोबारा नून लीग इक़्तिदार में आई है उसके बाद से शहबाज शरीफ साहब की जो मसनूई इज़्ज़त है उसका जनाजा भी निकल गया, क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड का ताना देते हुए कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ मईशत को तबाही की तरफ धकेल दिया। और फ़ारूक ने मुत्तहदा हुकूमत को चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद भी करार दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पर पहुँच खड़ी हुई है, पहुँच चुकी है, पहुँच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज़ करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। अब अपने आप को खुद साख्ता तौर पर खादिम आला से खादिम पाकिस्तान में बदलने वाले शहबाज शरीफ साहब से मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें आपकी ऐसी स्पीड से कोई गर्ज नहीं है जो मुल्क को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दे, जो गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ले। यकीन जानिए आपको इस बिलखती से सख्ती आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आपको अगर गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने से। कल मिफ्ता साहब ने, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर आपको याद है कहका लगाया था। किस किस को तकलीफ हुई थी वो कहका देखकर सुनकर? मुझे तो बहुत हुई थी, आप सबको भी हुई होगी। कहका लगाया था और वो जो मिफ्ता साहब का कहका है वो क्या था? क्या गरीब आदमी के साथ मजाक नहीं था वो कहका? क्या ये मिफ्ता साहब का कहका बेहिस्सी का सबूत नहीं था? इनका ये कहका इस बात की वाज़ह दलील था, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुबे के, कि ये अवामी मसाइल में बिल्कुल संजीदा नहीं है। एक तो होता है ना संजीदा नहीं है, ये बेहिस हो चुके हैं। यानी किसी की तकलीफ पर अगर आप कहका लगाते हैं तो मैं आपके लिए किस लफ्ज़ का इंतखाब करूं, ये मैं जितने नाजरीन देख रहे हैं उन पर छोड़ती हूँ कि ये जो शख्स हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर ये किसी की तकलीफ पर, गरीब बंदे की तकलीफ पर कहका लगाते हैं तो क्या नफ्सियात होगी इस बंदे की। ज़रा सोचिए, ये गरीब अवाम का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा बना दी है। और जब इनसे इनकी कारकर्दगी पे सवाल करो तो कसूरवार इमरान खान है भाई। मतलब सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आपको इमरान खान का तो मेरे ख्याल इनको फोड़ते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त इनके ज़हनों में शायद इमरान खान साहब ही रहते हैं। ख्वाबों में भी इमरान खान साहब आते होंगे इनके, शायद मुझे तो ये लगता है कि इनसे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो जी जिम्मेदार कौन है? जी इमरान खान। पीटीआई की हुकूमत ये करके चली गई तो आप लोग क्यों आए थे? जल्दी तो आप लोगों को चलाने की। अब सारा मलबा अगर इमरान खान की हुकूमत पर गिराना था तो फिर आप आए क्यों थे? आप तो ठीक करने आए थे ना बकौल आप लोगों के, तो आप लोग मलबा उनके ऊपर गिराते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी जो तेज़ स्पीड है ना उसको अपना फ़ख्र कहते हैं। तेज़ स्पीड अच्छी होती है, जहानत की निशानी होती है। ऐसी तेज़ स्पीड नहीं होती, ज़हीन बंदे की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपकी जो तेज़ रफ्तारी है ना ये फ़ख्र नहीं है। परफॉर्म कुछ करके दिखाएं तो शायद फ़ख्र बने, अभी तो शर्मिंदगी का बाइस बन रही, क्योंकि आपने तेज़ स्पीड दिखाई तो फिर अपने खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरों को तब्दील करने में ये फुर्तियाँ दिखाई हैं। आपने नैब के पर काटने में तेज़ी दिखाई है। आपने इलेक्शन हार जाने के खौफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक छीन कर तेज़ी दिखाई है। धांधली का रास्ता दोबारा खोलने के लिए ईवीएम मशीन खत्म करने में तेजियां दिखाई हैं।
कौम जान चुकी है कि जिस काम में आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, आप लोग सिर्फ उसी चीज़ में फुर्तियाँ दिखाने के माहिर है, तेज़ियाँ दिखाने के माहिर है। लेकिन अब आवाम आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर इस सरजमीन पर इंसाफ का परचम लहरा कर ही दम लेंगे। अच्छा, इंसाफ से मुझे याद आया, सिंध हाई कोर्ट ने जो दुआ जहर है उसके अगवा का जो केस है वो निपटा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लापता होकर जो बहावल नगर से बाजियाब होने वाली दुआ है उसके केस को निपटाते हुए उसे शौहर के साथ रहने या फिर वालिदैन के साथ जाने से मुतालिक अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी है। और अदालत के कहने के लिए तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में केस के तफ्तीशी अफसर को केस का जो ज़िमनी चालान है वो जमा कराने का हुक्म देने के साथ साथ उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल सर्टिफिकेट और सिंध हाई कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया जो बयान है वो भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ऐलान, सब तैयारी करें, चंद रोज़ में एहतजाज की तारीख का ऐलान होगा। खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपकर राब्तों का इंकशाफ। सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि जी जल्द एहतजाज की कॉल दूंगा, तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत नए इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, एहतजाज ही आखिरी हल रह गया? शुक्रिया बहुत आपका। देखिए, इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं और जितनी तेज़ी से ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, मुझे पता है कि जो नए हमारे इम्पोर्टेड दोस्त आए हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने किया, काश इमरान खान ने किया होता तो हम इलेक्शन हार जाते। ये इसलिए डर रहे हैं, अगला इलेक्शन इसलिए नहीं अनाउंस कर रहे क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि पीटीआई ने जीतना है। ये जो उनका महंगाई मुकाओ मार्च था, ये सारी गपशप थी। अगर इनके पास इतनी ही एक्सपर्ट थे तो इतनी तबाही कैसे आ सकती थी। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने सवाल पूछा कि देखिए एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पेट्रोल सिर्फ MNAs, MPs या PTI के लिए महंगा नहीं हुआ, ये सारे पाकिस्तान के लिए महंगा हुआ, ये मज़ीद महंगा होना है। और आपने आज देख लिया होगा, एक सर्कुलेशन कर रही है, एक ऑडियो एक वीडियो शौकत तरीन साहब की, शाहीन सबाई साहब ने भी दी है। बहुत सारे लोगों का इंकशाफ आया कि बाकायदा हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जो नई इम्पोर्टेड टीम आई इनकी आप ट्यूशन करें। तो मुझे आप बताएं, अगर इन्हीं को हमने ट्यूशन देनी है तो हमारी गवर्नमेंट फिर क्यों हटाई? हमें तो नालायक कहा जाता था, ना तजुर्बाकार कहा जाता था और महंगाई वाली टीम थी। सो माजरत के साथ ये जो हो रहा है ना मुल्क के साथ, ये मजाक है। अच्छा, लेट्स से VONC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी लीगल तरीका है, बिल्कुल ठीक है। आप आ गए, आपने हमारे लोगों को भी नहीं खरीदा, वो भी हम छोड़ देते हैं। आपने एलाइज को भी नहीं खरीदा, वो भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप जब आए तो बहुत ज़रूरी था आपका कि चाचा ताया मामा फुप्पा बेटा नवासा आ गया। PDM तो भरी हुई है टैलेंटेड लोगों से, शरीफ लोगों से, जिन पे कभी नाप का केस भी नहीं हुआ, काबिल लोगों से। उनको उन्होंने पीछे कर दिया कि जी बस आप बैक बेंचर्स बने, ठप ठप करें। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारी एहतजाज की बहुत वजूहात है, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये पाकिस्तान की पूरी जो हमारी जड़ें हैं ना, इसको हिला दिया है कि पाकिस्तान सारी उम्र गुलाम रहेगा, गरीब रहेगा कि नहीं। बेशक गुर्बत थोड़ा अरसा रहे, लेकिन हम खुददार बने, अपने लिए काम करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। बराना सनाउल्लाह और खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ आए और जी बैठकर बात करें तो सब चीज़ों पर बात हो सकती है, यानी वो लोग विलिंग है बात करने के लिए, उनको लगता है हो सकती बात। ये भी कहे कि जी अगर तहरीक इंसाफ धमकियाँ देगी तो कोई बातचीत नहीं होगी। मुत्तहिदा हुकूमत से मुज़ाकरात पर अब तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर खान साहब चाहें कल तो हम सारी पार्टी खान साहब की एक लफ्ज़ पे लब्बैक करके हम बैठ जाएं। इशू ये नहीं है हमसे क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं। What do they want to say? कि we are sorry हमने गलती की, आप लोगों को खरीदा, we are sorry हमने धांधली की, we are sorry कि हमने अमेरिका के कहने पे मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ झोंक दिया। क्या बात करना चाहते? खुल के बात करें ना। ये कहना, अखबारों में स्टेटमेंट्स देना कि हमारे साथ आए बैठे हैं, ओ भाई हम सारे इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप हमारी तरफ आए ना। हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आपने इतनी जरूरी बातें करनी है, बड़े बड़े मोतबर लोग हैं नून में, पीपल्स पार्टी में, JUI में, वो खुद आए खान से मिल लें, हमें क्यों बुला रहे हैं? इट डजंट मेक एनी सेंस।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो शहबाज हुकूमत में अभी जो बिजली महंगी हो गई, लोड शेडिंग हुए चली जा रही है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, डॉलर 200 से ऊपर है, लेकिन नवाज़ लीग और जो इनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, दोनों के रहनुमाओं को जब हम सुनते हैं तो यही कहते हैं कि जी सब आप लोगों की वजह से हो रहा है, PTI की हुकूमत ये करके चली गई और वो करके चली गई। अब ऐसा क्या कर दिया था तहरीक इंसाफ ने जो इनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा है? यही मलबा बस आप पे फेंके चले जा रहे हैं। देखिए, अब तो बच्चा बच्चा ये जान गया है कि जब इन लोगों ने NRO इनको नहीं मिल रहा था खान से, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आपको बहुत हैरान कर लगेगी। खुर्शीद शाह साहब उस दिन एक स्टेशन में थे और उसी TV स्टेशन में मैं भी थी, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने खान साहब से एक सवाल उनका पूछा, खुर्शीद शाह साहब से, कि आपको खान साहब के बारे में क्या ख्याल है? कहते जी सियासी ख्याल तो आपको सबको पता है, लेकिन सच्चा आदमी है, उसने कहा था NRO नहीं दूंगा, उसने नहीं दिया। आप नहीं मानेंगे, जब मैं उस स्टेशन से निकली और शाम को मैंने खुर्शीद शाह साहब का प्रोग्राम देखा तो ये बात उसमें से काट दी गई थी कि सच्चा आदमी है, सिर्फ ये बात उसमें थी कि NRO नहीं देगा। आजकल मीडिया भी खान को सेंसर कर रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने खुद बोला, अच्छी बात है, दलेर आदमी है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने खान साहब गए रूस और उन्होंने उनसे 30% कम पे पेट्रोलियम की बात की, उनसे गले की बात की, क्योंकि इस साल के आखिर में गले की क्राइसिस दुनिया में आ रही है। और जब खान साहब ने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात लंबी थी, बाकी बातें तो तय हो चुकी थी, इसलिए क्योंकि दुनिया को पता था कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग होगी तो गला और पेट्रोल दोनों बढ़ेंगे। खान साहब ने प्राइसेस उनसे निगोशिएट की, यहाँ पे फ्रीज किया और 10 रुपए की सब्सिडी दे दी। महज 10 रुपए थे और वो भी 280 अरब रुपए थे। और वो मुझे याद है, अभी ये लोग अल्लाह माफी दे कैसे कैसे लोगों से पाला हमारा पड़ता है। 280 अरब रुपए जब खान ने मुख्तस किए इस चीज के लिए, तो एक जो करंट गवर्नमेंट में कैबिना में बैठा हुआ मिनिस्टर, वो हमारी गवर्नमेंट में भी था, वो भी काबीना में था, वो खान से नाराज हो गया कि अगर आपके पास 280 अरब हैं पेट्रोल के लिए और बिजली के लिए, तो आपको मेरे हल्के के लिए 8 अरब मुझे दे दें। खान ने कहा नॉट हैपनिंग, ये तो सूबाई इशू है, आपको जो पैसे चाहिए वो तो आप सुबह से ले ली, सुबह को हमने दिए हुए। तो ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे रंग दिखाए हैं। जिस अब ये जो कहते हैं ना कि हम आए, हमने तो आपके लिए बजट नहीं बनाया था ना, हम आपके लिए हुकूमत चला रहे थे, हमारी गवर्नमेंट थी, हमारा मैंडेट था, हमने IMF से नेगोशिएट किया, हमने प्रोग्राम सस्पेंड किया, हमने लोगों को रिलीफ दी और हमने बजट तक इसको सस्पेंड किया था, इसकी सारी एलोकेशन कर चुके थे। अब जब इनसे नहीं संभाला जा रहा, ये अल्लाह का एक शुक्र है। एक बात याद रखें, अगर ये लोग इस तरह ना आते, खान साहब को ना हटाते, तो 2023 में अगर गवर्नमेंट ने जानी थी, महंगाई ने बढ़ना था, तेल ने बढ़ना था, ये सारा पल्ला हमारे बढ़ना था। बिल्कुल, क्योंकि इनका कोई अच्छी इंटेंशन नहीं थी, इनको कोई नेक नियत ही नहीं थी पाकिस्तान से। अब सारा इनके पल्ले पड़ गया। अब मिफ्तार इस्माइल इज ऑन रिकॉर्ड जी कि मेरी पिछले 3-3.5 हुकूमत में PTI की जितना उनका फायदा हुआ बिजनेस, यानी इन्होंने खुद ही हुकूमत लेकर आप लोगों के इलेक्शन कैंपेन में आप लोगों को ऊपर कर दिया ना, आप लोगों के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने हिस्सा डाल दिया अगर देखा जाए तो। एब्सोल्युटली। मेरे गांव में मैं आपको बता दूं, JUIF के लोग थे वो PTI में आ गए हैं। नून और पीपल्स पार्टी वैसे ही कम है KP में, ANP ज्यादा है और JUI है या जमात इस्लामी है, वो सब के सब PTI। क्योंकि जो बातें उन्होंने खान साहब पे अलेज की थी वो सारी बातें झूठ निकली। तो ये अल्लाह का, कहते हैं हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, अल्लाह आपकी नियत को देखता है। और ये मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं एहसानुल्लाह टिवाना साहब खुशाब से, उन्होंने मुझे कहा था कि खान साहब की एक चीज याद रखो, ये बख्तों वाला आदमी, इन एक नियत है, अल्लाह इसको कभी खराब नहीं करेगा। सख्ती आएगी लेकिन कभी इंशाल्लाह खान को अल्लाह खराब नहीं करेगा। ठीक है शाहदाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब। वेलकम बैक। बात होगी FIA का किरदार और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर। हुकूमत किस तरह केसेस पर असरअंदाज हो रही है और नैब में होने वाली तरामीम से कैसे करप्ट अनासिर जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, साबिक मुशीर एहतसाब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, कल तक जिस FIA ने अपने जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको अदालत में पेश होने से मना कर दिया था, अब वही FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग रही थी। तो अब आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को, FIA के किरदार की अगर मैं खासतौर पे बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और ये केस जो FIA का है 16 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है,
असल में ये केस बड़ा सिंपल है पब्लिक के समझने के लिए। इसको पहले मैं अगर केस को समझा दूं तो फिर बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2010 उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस बना। हुआ ये कि एक इलीगल पैसे से मार्केट के अंदर से फ्लाइंग चेक्स जो हैं वो ख़रीदे गए इन बिलियंस, ख़रीद कर इनके अपने जो नौकर थे जो 14 हैं, 14 इन नंबर, उनके डिफरेंट 26 अकाउंट्स थे, उसके अंदर इस 16 बिलियन को डाला गया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका होता है कि पहले आप चीज़ को लेयर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको वहाँ से उठाते हैं। तो उन चेक्स को ख़रीद कर इनके अकाउंट्स में डाला गया और वहाँ से हमजा शरीफ, शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र होता रहा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा क्लासिकल किस्म का केस है जो 16 अरब रुपए का है लाहौर के अंदर। इसमें जो आपने बात की कि जो प्रोसिक्यूटर्स थे उसके पहले जो सिकंदर जुल्करनैन साहब थे और इनके जो डायरेक्टर थे रिजवान साहब और फिर इनके आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो अली मर्दान थे, ये वो बेसिक टीम थी जिसने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये कोर्ट में लेके गए। होता ये है कि जो टीम इन्वेस्टिगेट करती है वही इसको प्रोसिक्यूट भी करती है, बिकॉज वो केस को बेहतर जानती होती है। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत थी तो ये केस उसी तरह से चलता रहा। लेकिन जो ही हमारी हुकूमत गई तो डॉक्टर रिजवान का, जैसे आपको मालूम है, उनको हार्ट अटैक हो गया। इट वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस केस। अली मर्दान जो था उसको उन्होंने पोस्ट कर दिया कराची। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो केस को परसू कर रहे थे उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया, अपनी मर्ज़ी का स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। अभी आप ये समझ लें कि ये आपस की मिला जुली भगत है। एक तरफ डिफेंस लॉयर है, एक तरफ प्रोसिक्यूटर है। प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट के इंटरेस्ट को उसे लुक आफ्टर करना होता है, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो भी एज ए डिफेंस लॉयर को जो है ना किरदार अदा कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकला है कि इन दोनों ने मिल के कहा है कि जी ये जो चालान है इसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं। तो वो चालान जो है वो वापस कर दिया गया। अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और उन्हें ऐसे विटनेसेस ऐसे बुलाने शुरू कर दिए हैं ताकि हम ये साबित करें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है बल्कि ये शुगर की बिज़नेस का पैसा है। और ऐसे विटनेसेस ला रहे हैं जो कि आखिर गवाही देंगे ताकि ये केस जो है वो कंप्लीट ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। हालांकि होता ये है कि प्रोसिक्यूटर की अपनी मर्ज़ी होती है प्रोसिक्यूशन की, वो किन विटनेसेस को लाना चाहता है, किस तरह से अपने केस को प्रूव करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोसिक्यूटर जो है फारूक बाजवा साहब और डिफेंस लॉयर दोनों का एका है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के सामने केस को ले जाना चाहते हैं ताकि इस केस में से दोनों बाप और बेटे को निकाला जा सके। ठीक है। अच्छा, ब्रिगेड साहब की बात मुकम्मल होगी शायद, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ़र्द जुर्म है ना, इसके हवाले से बहुत सवाल उठ रहा है कि अभी तक हमजा और शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, तो इसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या बनी है? देखिए, फ़र्द जुर्म जो है ना वो आयद इसलिए नहीं हो रही कि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं जज जो है वो डिफेंस लॉयर के जो है आर्गूमेंट सुन रहा है। डिफेंस लॉयर एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। उसके बाद डिफेंस लॉयर उम्रा करने चले गए, फिर बीच में एक्यूज़ जो है वो उन्होंने बहाने बना लिए जी कि हमने असम्बली के सेशन अटेंड करने हैं, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाना है, हमें एग्जाम कर दें। तो ये सारे हीले बहाने से 5 महीने से जो है ना, हालांकि अगर मैं जज हूँ, बीइंग जज, हमें डिफेंस लॉयर को कहना चाहिए कि जी आप अपने दलाइल जो हैं वो फ़लाँ तारीख को मुकम्मल करें ताकि मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँ, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करना बेसिकली कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। इस्तगासा का काम होता है कि जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना चालान पेश करना। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नैब की मैं बात करना चाहूँगी। नैब कानून में जो की गई सबसे एक वाज़े तब्दीली कह लें, उसके मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को उसकी दौलत के साथ किसी भी ज़रिए से फ़रार होने की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि सबूत का जो बोझ है मामले की रिपोर्ट करने वाले पर डाल दिया गया है। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि कैसे होगा एहतसाब करप्ट अशराफिया का? नैब की जो लॉ के अंदर जो इन अमेंडमेंट्स की हैं वो प्रेसिडेंट के पास गई था, लॉ बनकर गया था और प्रेसिडेंट ने उसको बहुत सारे रिमार्क्स के साथ उसको वापस कर दिया है। और प्रेसिडेंट ने जो चीज़ पॉइंट आउट की है, अगर उसको आप देखें तो वो बड़ी पर्टिनेंट है। प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ये कानून जो है 21वीं सदी के लिए बना था और उसमें उन्होंने इलिसिट वेल्थ जो है स्विट्ज़रलैंड का ऑर्डर और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर यूके का दोनों कोट किए थे और उन्होंने कहा था कि आपने इस लॉ को
जिस तरह से तोड़ा मोड़ा है, इसको 1898 की जो CRPC है उसके बराबर कर दिया है, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाइट कॉलर क्राइम्स को डील करता है। और आपने इसका जो है हुलिया बिगाड़ कर इसको तकरीबन 19वीं सदी का लॉ बना दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें बेसिक जो सेक्शन है, सेक्शन 14 जो थी, वह भी आप देखें तो UK और स्विट्ज़रलैंड ने अपने कानून में शामिल की है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत नवाज शरीफ को पनिशमेंट हुई थी। उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दिखानी थी कि आपने जो 16 और 16A और 17A जो 4 फ्लैट्स हैं पार्क लेन के, उन्होंने बताना था कि मनी ट्रेल जो है वो कैसे पैसा आपने वहाँ तक ले गए और आपने उसको ख़रीदा। तो वो सेक्शन 14 उस जुर्म को सपोर्ट कर रही थी। अभी इन्होंने जब सेक्शन 14 को पूरा उड़ा दिया है, जब वो पूरी उड़ गई है, तो अभी साबित इस्तिगासा ने करना होगा कि वो जो फ्लैट्स हैं वो कब ख़रीदे गए, किस पैसे से ख़रीदे गए, पैसा कहाँ से गया। तो ये तो वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। कोई भी चोर चोरी करके उसके बाद रसीद तो देता नहीं है। तो ये इन्होंने अपने एक्चुअली केसेस को उड़ाने के लिए NAO के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं। इस तरह 21 सेक्शन की G सेक्शन को उड़ा दिया है। उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी एविडेंस बाहर से आएगी, किसी हुकूमत से आएगी, तो वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनेगी, एविडेंस बनेगी। इसके तहत अगर आपको याद हो तो मरियम की एविडेंस आई थी UK से। जब ये सेक्शन उड़ी है तो मरियम का केस भी ख़त्म हो गया, तो नवाज शरीफ का केस भी ख़त्म है, मरियम का ख़त्म है। इसी तरह आप देखें कि साद रफ़ीक का केस है, उनके कोई 76-77 बंदे जिनको इन्होंने चीट किया है एक सोसाइटी के अंदर, उन्होंने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की जो लिमिट है वो उठा के 100 कर दी है, तो वो ऑटोमेटिकली 76 का जो नंबर है उसकी वजह से साद रफ़ीक का केस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मनी ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन दे दी गई है वो ये है कि अगर आपने मनी ट्रांजैक्शन की है और उससे अगर एसेट्स नहीं बनाए हैं तो वो एसेट्स शामिल, वो बैंक जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो पैसा है वो एज अ एसेट्स जो है शुमार ही नहीं होगा। तो नवाज शरीफ का जो TT का केस और करेक्शन शहबाज शरीफ का जो TT का केस है और मनी ट्रांजैक्शन के जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से जो 6 किस्म के मुख्तलिफ केसेस नैब कर सकती थी, नैब के पैर इन्होंने इस तरह से कुतरे हैं कि नैब इसमें से टोटल 1 केस कर सकती है, वो भी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के कोई धोखाधड़ी का केस हो, लेकिन उसमें भी अगर बंदे 100 से ऊपर हों। बाकी जितने केसेस हैं वो नैब के तकरीबन एम्बट से बाहर निकल गए हैं। अदालतों के अंदर जितने भी केसेस हैं 100% उस मुतासर होंगे। और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1200 अरब के केस हैं इस वक्त नैब के कोर्ट के अंदर, वो 80% केस ख़त्म होके या नैब में वापस चले जाएंगे या डिफरेंट अदारों में चले जाएंगे। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो जैसा करते हैं ना कि यू कैन नॉट बी द जज ऑफ योर ओन कॉज। मुजरिम अपने जुर्म का काजी नहीं बन सकता। ये मुजरिम हैं, ये मुलज़िम हैं, ये अपने जज और अपने काजी खुद बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये बेसिक फंडामेंटल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने लिए खुद लॉ नहीं बना सकते, नंबर 1। नंबर 2 है जिसे कहते हैं कंडेम्ड अनहर्ड, ये दूसरा उसूल होता है। तीसरा उसूल होता है कि मासूम को सज़ा नहीं दे सकते। ये 3-4 बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। और चौथा ये होता है कि जो होता है शक की जो है वो एडवांटेज एक्यूज़ को दी जाती है। ये 4 फंडामेंटल्स है, उसमें से बेसिक फंडामेंटल, और ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी है, ये CRPC में भी है, ये तमाम मुहज़्ज़ब मुल्कों के कानून के अंदर है कि एक मुजरम खुद अपने लिए कानून नहीं बना सकता। इस काबीना के अंदर आधे से ज़्यादा मुजरम और मुलज़म हैं और उन्होंने अपने लिए कानून बना लिया जी कि इस तरह से हमारे केसेस चलेंगे। ठीक है ब्रिगेड साहब, एक आखिरी तरमीम या आखिरी सवाल में मैं एक और तरमीम का जिक्र करना चाहूँगी। एक तरमीम में ये कहा गया है कि जी इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है उसमें ये जाहिर करना लाजमी होगा जी फैसला करने वाले अवामी अहदेदार को इस फैसले से माली फ़ायदा हुआ है और हमारे यहाँ पहले ही कानूनी पेचीदगियों की वजह से मुलजिमान बच जाते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है करप्ट अनासर को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने जैसी तरमीम करके नैब को बाकायदा बेख्तियार कर रही है। जिसका कहते हैं ना कि किसी के हाथ पाँव वाकई काट देना, अगर मैं ये लफ्ज़ बोलूँ तो आई एम श्योर ये जस्टिफाइड होगा। ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे जिस तरह मैं आपके हाथ पाँव बांध के और आपको दरिया में फेंक दो तो आपको कहूँ कि आप स्विमिंग करें, बिल्कुल इसी तरह से है। इन्होंने जो सेक्शन 4 है इसके अंदर ऐड की है, उसमें यह कहा है कि जब कोई भी शख्स कोई डिसीजन लेगा, कोई अफसर कोई डिसीजन लेगा, तो आपने ये साबित करना है कि इस डिसीजन से उसने क्या फ़ायदा उठाया या उसने किसी को क्या फ़ायदा दिया। अभी आप मुझे ये बताएं कि कोई आजकल घरों से क्यों अरबों और करोड़ों रुपए निकलते हैं? इसलिए कोई भी कैश में पैसे तो नहीं लेता, ना बैंक ड्राफ्ट लेता है, ना चेक लेता है।
वो तो किकबैक्स बालों का ठीक है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चली जाती हैं। तो ये एक तरह से इन्होंने सेक्शन 4 डाल के नैब को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया है मेरे हिसाब से। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ, रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।